Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स CRE RRB और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स CRE के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर MCQ सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में MCQs दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर MCQs हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी MCQ तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी MCQ आपको मिल जाएंगे और MCQs भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके MCQ रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, A 24-year-old female presented to psychiatric OPD with features of euphoria, flight of ideas, pressured sleep, indiscretion. What would be the probable diagnosis? देखिए आपसे MCQ पूछा गया कि 24-year-old फीमेल है, साइकेट्रिक OPD में वो प्रेजेंट हुई है। फीचर्स उसमें जो हैं किसके हैं? यूफोरिया के हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, प्रिजर्ड स्लीप हो वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, इनडिस्क्रिशन उसमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो हम कह सकते हैं कि सिम्टम्स जो हैं कौन सी कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं या फिर किसके कार्डिनल फीचर्स हैं? डिस्थाइमिया, साइक्लोथाइमिया, मेनिया या फिर डिप्रेशन। क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? किसके आपको कार्डिनल फीचर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे सिम्टम्स किसके हैं? यूफोरिया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, प्रिजर्ड स्लीप और इंडिस्क्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडिस्क्रेशन की मीनिंग क्या होती है। तो देखो, इंडिस्क्रेशन की मीनिंग होती है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन excessive involvement in pleasurable एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्सेसिवली वो साथ में ये भी कर रहा है कि प्लेजरेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट भी ले रहा है। तो सारे के सारे सिम्टम्स आपको किसके बारे में सजेस्ट कर रहे हैं? मेनिया के बारे में। तो मेनिया के सिम्टम्स को हम अगर हम देखते हैं तो इसका एक मिनोमिक बन जाता है अपने आप में। क्या मिनोमिक है? डिग फास्ट। तो देखिए डी से क्या देखने को मिलता है आपको? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। आई से क्या देखने को मिलेगा? इनडिस्क्रिशन। जी से क्या देखने को मिलता है? ग्रैंडियोसिटी। एच से फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ए से क्या देखने को मिलेगा आपको? एक्टिविटी इंक्रीज या मतलब हाइपर एक्टिविटी। एस से क्या देखने को मिलेगा? स्लीप नीड डिक्रीज या फिर इंसोम्निया की कंडीशन। एंड टी से क्या देखने को मिलेगा? टॉक्टिवनेस। तो इसका हमें क्या मीनिंग मिला? डिग फास्ट। और ये सारे के सारे क्या है? कार्डिनल फीचर्स। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, मेनिया। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया कि ये जो है यहाँ पे मेनिया के प्रोबेबल डायग्नोसिस के बारे में अपने को सिम्टम्स जो है सजेस्ट कर रहे हैं।
बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन डिस्थाइमिया। अब देखो सिंपल तरीके से डिस्थाइमिया को अगर हम समझे तो मतलब क्या होता है, एक पेशेंट है, उसका मूड कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है, बट इतना डिक्रीज नहीं कि वो डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाए, नॉट डिप्रेस्ड। ओके, लो मूड रहता है बट नॉट डिप्रेस्ड, ठीक है। और ये कितने टाइम तक रहना चाहिए, फॉर मोर देन 2 years। ए कंडीशन कहलाती है डिस्थाइमिया। सेकंड कंडीशन है साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, एक पेशेंट है या फिर एक पर्सन है जो एक्सपीरियंस करता है अल्टरनेटिव एपिसोड ऑफ मूड। अल्टरनेटिव एपिसोड्स ऑफ मूड मतलब कुछ टाइम तक उसका मूड कैसा रहेगा, हाई रहेगा, कुछ टाइम तक उसका मूड कैसा रहेगा, लो रहेगा। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये भी कितना रहेगा, फॉर मोर देन 2 years या फिर मोर देन 2 years की कंडीशन होती है। इसे हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया जो है आगे जाके कौन सी डिसऑर्डर को लीड करता है, तो ये ध्यान में रखना, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के अंदर मोर देन 2 weeks तक सिम्टम्स के आपको देखने को मिले, ठीक है। और जैसे सिम्टम्स, कैसे सिम्टम, एक तो लो एनर्जी, सेकंड लो मूड एंड लो इंटरेस्ट। ये अगर 2 weeks से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं कंटिन्यूसली, ओके, तो आंसर फिर क्या रहता है, डिप्रेशन के बारे में यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस एमसीक्यू में अपना आंसर क्या रहेगा, मेनिया, क्यों मेनिया के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a disorder of thinking in which the patient expresses thought very rapidly with constant shifting from one idea to another idea, though the ideas are often connected, it is called। देखिए क्या है, एक डिसऑर्डर है, किसकी, थिंकिंग की डिसऑर्डर है, जिसके अंदर पर्सन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने थॉट्स को, एक तो वेरी रैपिडली एक्सप्रेस करता है, दूसरा कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग कर रहा है वन आइडिया टू अनदर आइडिया पे, दो द आइडियाज आर ऑफन कनेक्टेड, ठीक है, आइडियाज जो है अपने कनेक्टेड भी है इस कंडीशन में। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, नियोलॉगिज्म, इकोलेलिया या फिर प्रिजर्वेशन। तो देखो साइकेट्रिक जब हम सोल्व करते हैं तो साइकेट्रिक के अंदर ये सारे वर्ड्स की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, तभी जो हम परफेक्टली अपना आंसर यहाँ पे कर पाएंगे। तो क्या आंसर रहेगा अपना, तो देखिए सिंपल एमसीक्यू है, डायरेक्ट अपन आंसर की बात करते हैं तो आंसर अपना क्या रहेगा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ऑप्शन नंबर ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। फ्लाइट ऑफ आइडिया एक क्लासिकल साइन होता है किसके बारे में, मेनिया के बारे में। नेक्स्ट देखिए नियोलॉगिज्म। तो नियोलॉगिज्म का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूली वर्ड्स को यहाँ पे वो क्या करता है, डेवलप करता है, ओके। इकोलेलिया का मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ एग्जामिनर्स वर्ड्स या फिर प्रेजेस बाय द पेशेंट, कि जो पेशेंट है उसको कोई एग्जामिनर है, वो उसको एग्जामिन कर रहा है, तो वो जो भी वर्ड को कह रहा है, बता रहा है, या फिर जो भी वाक्य को बोल रहा है, तो वो जो है पेशेंट वापस से क्या करता है, उसको
रिपीट करता है, इसे हम कहते हैं इकोलेलिया। नेक्स्ट देखिए प्रिजर्वेशन। तो ये जो यहाँ पे हम प्रॉब्लम, इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन को जैसे कुछ भी हम आइडियाज़ के बारे में पूछते हैं या फिर कुछ भी हम वर्ड के बारे में पूछते हैं, तो वो हर बार सेम वर्ड के बारे में आपको बताएगा। ठीक है, तो मतलब थॉट उसके अंदर क्या हो चुका है, प्रिजर्व्ड हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हम जब कुछ न्यू स्टिमुलस भी हम उसके अंदर देते हैं, तो वो जो है ओल्ड स्टिमुलस ही अपने क्या करता है, वो प्रिजर्व करता है। ठीक है, उसी को क्या करता है, बार बार वो रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, भले हम कुछ नया वर्ड उसको बताने की कोशिश करें, बट वो फिर भी वही चीज़ जो है वापस से दोहराता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन। मतलब क्या हो गया, परसिस्टेंट रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और आइडियाज इन रेस्पॉन्स ऑफ या फिर इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट क्वेश्चंस, इसे कहते हैं प्रिजर्वेशन। ओके, इसके सब इसके इसी के साथ ही और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे वर्बिग्रेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन चारों का मीनिंग हमें जो है पता लग गया है। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट एमसीक्यू। A recently discharged veteran reports symptoms of recurring intrusive thoughts, insomnia, and hypervigilance. Which mental health diagnosis would a nurse suspect for this client? एक यहाँ पे रिसेंटली डिस्चार्ज वेटरन है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि एक तो यहाँ पे इंटेंसिव थॉट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं, इंसोम्निया है और हाइपर विजिलेंस की कंडीशन है। तो कौन सी मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पे जो है डायग्नोस, नर्स जो यहाँ पे वो डायग्नोस सस्पेक्ट करेगी? नार्कोलेप्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्राइकोटिलोमेनिया डिसऑर्डर या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको इंसोम्निया हो रहा है, हाइपर विजिलेंस। हाइपर विजिलेंस का सिंपल तरीके से मीनिंग अगर हम समझे तो वो ये होता है, पेशेंट जो है फोकस नहीं कर पाता है, फोकस प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। तो ये जो कंडीशन है किसमें आपको देखने को मिलती है? राइट आंसर अपना अभी जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पीटीएसडी। एग्जाम के अंदर यहाँ से जो है एमसीक्यू बनता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है क्या, कि कोई पास्ट में ऐसी मेमोरी है, फॉर एग्जाम्पल वो मेमोरी किसकी हो सकती है? ट्रॉमा की हो सकती है, किसी न किसी प्रकार के ट्रॉमा की हो सकती है, कोई ऐसा इवेंट जो उसको यहाँ पे मेंटली या फिर फिजिकली स्ट्रेस देता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस देता है। तो ये इस प्रकार की जो डिसऑर्डर क्या कहलाती है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक प्रकार से मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो इंडिविजुअल्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है किसी ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद में। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये वेटरन है, तो वेटरन मतलब ये जो अपने यहाँ पे अपने टाइम पे अगर कोई यहाँ पे ये फाइट वगैरह करते थे या फिर कुछ भी यहाँ पे जो रीजन, ये जो है यहाँ पे अपनी जॉब के अंदर या फिर जैसे भी इनमें यहाँ पे रहता था कोई इवेंटफुल, ऐसे ऐसे इवेंटफुल, जैसे फिर आई थिंक कॉम्बैट एक्सरसाइज वगैरह हो गई, तो उनका इसको यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ ट्रॉमा होने के बाद में ये सारी जो कंडीशन है इसमें देखने को मिलती है, तो ये क्या कहलाती है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? पेशेंट का बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे इंसोम्निया हो गया, हाइपर विजिलेंस हो गया, इसके अलावा साइकोलॉजिकल में अगर हम देखें तो उसको जो फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, ठीक है, बैड ड्रीम्स वगैरह हम कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं,
ट्रीटमेंट करते हैं क्लाइंट का। ट्रीटमेंट किससे करते हैं? एंटी डिप्रेसेंट से। और एंटी डिप्रेसेंट में भी कौन सी देते हैं? तो SSRI। इसके अलावा आपको अगर पूछे साइकोथेरेपी के बारे में, तो साइकोथेरेपी में हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोजर, एक्सपोजर एंड री एक्सपोजर कर सकते हैं, और ग्रुप थेरेपी के अंदर उस पर्सन को हम जो है उसको थेरेपी दे सकते हैं। बाकी को जो भी सिम्टोमेटिक इंटरवेंशन हम यहाँ पे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ट्राइकोटिलोमेनिया के अंदर क्या करते हैं? हेयर पुलिंग करता है पर्सन, ठीक है, खुद के ही हेयर्स को यहाँ पे पुल आउट करने की कोशिश करता है। ओके, तो यहाँ पे कोई आपको बिल्कुल भी कोई इंट्रेंसिव थॉट्स वगैरह नहीं होता है, इंसोम्निया नहीं होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? रिपीटेड इनवॉलेंटरी थॉट्स आते हैं उसमें, ऐसे बिहेवियर की वजह से वो फिर कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो इसे इसे हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नार्कोलेप्सी का हम सिंपल तरीके से मीनिंग समझे तो एक प्रकार इसमें क्या होता है? डे टाइम स्लीपीनेस। और यहाँ पे तो क्लियरली दिया हुआ है क्या? इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब तो यहाँ पे तो नींद आ ही नहीं रही है उसको सही तरीके से, तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट MCQ। A patient express concern to a nurse that her son newly admitted to the mental health unit। एक पेरेंट है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न नर्स को कि उसका जो बच्चा है वो न्यूली एडमिट है, कहाँ पे? मेंटल हेल्थ यूनिट में। मे बी यूजिंग मैथापेंटामाइन। वो क्या यूज कर रहा था? मैथापेंटामाइन। विच फिजिकल सिम्टम, विच फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग बाय द नर्स आर कंसिस्टेंस विथ मैथाफेंटामाइन एब्यूज बाय द क्लाइंट। अब जो है पूछा गया है कि जो मैथाफेंटामाइन का अगर एब्यूज होता है तो क्लाइंट में कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग हम देख सकते हैं? hypotension bradycardia, bruises and scrapes on the extremities, constricted pupils and fatigue, anorexia and recent weight loss। क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? मैथापेंटामाइन एब्यूज में किस प्रकार के सिम्टम्स जनरली देखने को मिलेंगे? काफी अच्छा MCQ है, एग्जाम में आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला तो क्या है MCQ यहाँ से बन सकता है? मैथापेंटामाइन क्या होता है? एक पावरफुल स्टिमुलेंट है, ठीक है, किसका इस पावरफुल स्टिमुलेंट है? तो ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है? स्टिमुलेशन करता है, ठीक है, पावरफुल यहाँ पे जो है सेंट्रल सिस्टम क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और ये क्या करता है? फिर स्टिमुलेशन मिलने के बाद में ब्रेन में क्या रिलीज होता है? डोपामिन। डोपामिन जो है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्रेन में रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। तो अब इससे क्या होता है? कुछ फिजिकल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में, कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो राइट ऑप्शन अपना जो पे होगा वो होगा एनोरेक्सिया एंड रिसेंट वेट लॉस, ठीक है, प्लीज साथ साथ में जो है नोट्स बनाते जाइएगा। हो सकता है ये एग्जाम में MCQ आपको देखने को मिले इससे रिलेटेड, या फिर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो डोपामिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे स्टिमुलेंट है ये मैथापेंटामाइन। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? जनरल हम बात करें तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स आपको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैथापेंटामाइन,
फिजिकल सिम्टम्स में देखने को मिलता है रैपिड वेट लॉस, नेक्स्ट इसके अलावा डायलेटेड प्यूपिल्स, नेक्स्ट एक्सेसिव स्वेटिंग, नेक्स्ट इनवॉलेंट्री मूवमेंट, नेक्स्ट इंसोम्निया, नेक्स्ट पुअर हाइजीन एंड एटसेट्रा। तो ये जो है फिजिकल सिम्टम्स है। नेक्स्ट कॉग्निटिव सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो कॉग्निटिव सिम्टम्स में आपको देखने को मिलता है हाइपर एक्टिविटी, नेक्स्ट इरेक्टिक बिहेवियर, एंड पैरानोइया, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट आपको सिम्टम की बात करें साइकोलॉजिकल सिम्टम, तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मेमोरी लॉस, एपैथी, इसके अलावा और हमें देखने को मिल सकता है जैसे मूड स्विंग्स एंड साइकोसिस के सिम्टम यहाँ पे कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका यहाँ पे मेफेंटामाइन का अगर कोई पर्सन एब्यूज करता है उसमें इस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए हाइपोटेंशन एंड बेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन बेडिकार्डिया यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है क्योंकि अगर यहाँ पे मेथाफेंटामाइन के अगर यहाँ पे एब्यूज अगर कोई पर्सन कर रहा है तो ये क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड टेकिकार्डिया। ओके, ब्लड प्रेशर और टेकिकार्डिया को ये इंक्रीज करता है, ना कि हाइपोटेंशन एंड बेडिकार्डिया। नेक्स्ट देखिए ब्रूसेज स्क्रैप्स ऑन एक्सिमिटीज, ये भी जो है यहाँ पे पर्सन जो है यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है मेफेंटामाइन की पॉइजनिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पर्सन कैसा रहता है, पुअर हाइजेनिक, खुद के वहाँ पे जो है पुअर हाइजेनिक ज़्यादा यहाँ पे रहता है। तो पुअर हाइजेनिक ज़्यादा अपना यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे, जबकि यहाँ पे फिजिकल इंजरीज जो इस प्रकार की ब्रूसेज स्क्रैप्स कर लेता है खुद की बॉडी पे, ऐसा यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल्स, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है, डायलेटेड, जो अभी हमने फिजिकल सिम्टम्स के अंदर इसके बारे में लिखा था। एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि पर्सन कैसा रहता है, स्टिमुलेंट रहता है। ओके, ड्यू टू स्टिमुलेंट रहता है, इसकी वजह से ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक रेट। ओके, हाई मेटाबॉलिक रेट इस पर्सन में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक तो क्या होता है, वेट लॉस होता है, दूसरा दूसरा यहाँ पे जो है स्टिमुलेंट, ओवर स्टिमुलेंट होने की वजह से पर्सन कैसा रहता है, सप्रेस, ओवर स्टिमुलेशन क्या करता है, सप्रेस करता है किसको, एपेटाइट को, सप्रेस एपेटाइट बाय ओवर स्टिमुलेंट या फिर ओवर स्टिमुलेशन। इन दोनों की ही वजह से पर्सन में क्या देखने को मिलता है, फिजिकल चेंजेस फर्दर देखने को मिल सकते हैं। अब यहां से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि मेथाफेंटामाइन का ओरली कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, रैम्पेंट कैरीज। ओके, जैसे डेंटल कैरीज है वैसे रैम्पेंट कैरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ओरल कैविटी में रैम्पेंट कैरीज। नेक्स्ट एमसीक्यू,
इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपकी ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वारीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है? 9588856777 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। Which of the following psychiatric disorder is most common after stroke in the following option? कि आफ्टर स्ट्रोक मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सी होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल इफेक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। आफ्टर स्ट्रोक साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन सी मोस्ट कॉमन होती है? और ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? देखिए,
तो कुछ टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है जो आफ्टर स्ट्रोक्स आपको देखने को मिलती है, उसमें से मोस्ट कॉमन आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, डिप्रेशन। तो देखिए, मोस्ट कॉमन में कौन सी होती है? डिप्रेशन। डिप्रेशन ये कितने परसेंट तक रहती है? 35 to 40% तक पेशेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या आंसर करना है? एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कितना आपको देखने को मिलता है? 25%। ओके, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? आंसर करना है। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया डिसऑर्डर, तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। ओके, बाकी मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी में डिप्रेशन सेकंड मोस्ट कॉमन अगर आपको पूछे, या फिर डिप्रेशन ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको क्या करेक्ट करना है? एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट एमसीक्यू। A client diagnosed with anxiety disorder tells a nurse that being in crowd creates thoughts of losing control and the need to hurriedly leave। एक क्लाइंट है, एंजाइटी डिसऑर्डर से डायग्नोस हो रखा है और वो नर्स को बता रहा है कि जब वो यहाँ पे क्राउडी प्लेस में जा रहा है तो उसमें ऐसा थॉट्स आता है कि वो अपना कंट्रोल को क्या कर देगा? लूज कर देगा, ताकि जिससे फिर वो चाहता है कि वो जो है इस जो प्लेस को है वो हरी मतलब यहाँ पे जल्दी से उसको लीव करे। व्हाट शुड द नर्स रिकमेंड एज एन इफेक्टिव नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी फॉर मैनेजिंग द क्लाइंट्स सिम्टम्स फॉर एंजाइटी। अब आपसे पूछा गया है कि एंजाइटी के लिए कौन सी नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी यहाँ पे नर्स यूज में ले सकती है जो इस क्लाइंट के लिए इफेक्टिव रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगेन पूछा गया है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फैमिली सिस्टम थेरेपी, या फिर साइको एनालिटिक थेरेपी। क्या आंसर रहेगा? तो एंजाइटी के अंदर कौन सी थेरेपी यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी है? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी फार्मेकोलॉजिकल नहीं दिख रहा है, तो कौन सी थेरेपी यहाँ पे जो है यूज में ली जाएगी? तो देखिए, यहाँ पे बेस्ट थेरेपी जो यूज में ली जाएगी वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए। ओके, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या करती है? फोकस करती है उन चीज़ों के ऊपर जो क्या करते हैं नेगेटिव थॉट्स लाने में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्राउड है, उसके अंदर क्या आते हैं? एंजाइटी से रिलेटेड फिर हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं क्राउड जगह पे जाने से। तो फिर ये जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फोकस करती है इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर, ठीक है? या फिर मैं कहूँ माल एडेप्टिव थॉट्स के ऊपर, और उसे ये सिखाया जाता है कि कैसे आप इन माल एडेप्टिव थॉट्स या फिर इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर क्या करो? कंट्रोल करो। कैसे आप इन्हें कोप कर सकते हो, मतलब कोपिंग मैकेनिज्म्स इनको सिखाई जाती है, ठीक है? ताकि वो एंजाइटी को क्या कर सके? इफेक्टिवली मैनेज कर सके, ठीक है? बेस्ट थेरेपी यहाँ पे कौन सी रहेगी? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम सबको पता है सीवियर डिप्रेशन के केस में काम में आती है। ओके, सीवियर डिप्रेशन के केस में काम में आती है। ये जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है एंजाइटी डिसऑर्डर का। इसके अलावा फैमिली सिस्टम थेरेपी जो है जनरली फोकस रहती है फैमिलीज के डायनामिक्स के ऊपर, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे जो है एंजाइटीज़ के बारे में नहीं है कि फैमिली के अंदर किस प्रकार से फैमिली यूनिट में अगर यहाँ पे कोई डिस्फंक्शंस हो रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ये थेरेपी काम में आती है। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रेस करती है। अनकॉन्शियसली जो यहाँ पे इमोशंस अगर यहाँ पे आते हैं पर्सन में, उनको यहाँ पे डिक्रीज करने में काम मिल जाती है, ना कि एंजाइटी रिलेटेड, ठीक है? एंजाइटी वो भी क्राउड प्लेस से, ठीक है? तो उसके लिए बेस्ट कौन सी है? सीबीटी थेरेपी। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 30-year-old woman presented with a history of two episodes of agitation
एंड ग्रैंडियोस डिल्यूजन, एक 30 ईयर ओल्ड वुमन है जिसमें क्या हिस्ट्री है, उसमें 2 एपिसोड्स है एजिटेशन के और ग्रैंडियोस डिल्यूजन के। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है उसका एंड प्रिजर्ड स्पीच है। सिमिलर इवेंट अकर्ड 4 year बैक which lasted for several weeks. The current episode has been there for 1 month, and between the episode, the patient is friendly, emotionally stable. साथ में जो यहाँ पे कंडीशन हो रही है, ऐसा ही सिमिलर इवेंट देखने को मिला है 4 year बैक, जिसमें कुछ सेवरल वीक्स तक जो है सिम्टम्स रहे थे। करंटली जो एपिसोड है, ठीक है, जस्ट जो ये 2 week एपिसोड का एजिटेशन का, ग्रैंडियोस डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड प्रिजर्ड स्पीच, ये जो है यहाँ पे 1 month से चल रहा है। और ये जो एपिसोड आ रहे हैं इनके बीच में पेशेंट कैसा रह रहा है, फ्रेंडली भी रह रहा है, इमोशनली स्टेबल भी रह रहा है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन सेज हर जजमेंट इज डिप्रेस्ड एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। अब जब हमने एमएससी किया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया, तो उसमें आपको क्या देखने को मिला कि उस पेशेंट का जो जजमेंट है वो कैसा है, डिप्रेस्ड है, और साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, इंक्रीज है। तो क्या डायग्नोसिस बन सकता है इसका? स्किजोफ्रेनिया की कंडीशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर, भी पर्सन मैनिक फेज में है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इरेटोमैनिक टाइप, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद मूड कॉन्ग्रेंट साइकोसिस। क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो देखिए 2 एपिसोड्स है किसके, एजिटेशन के, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड प्रिजर्ड स्पीच। इसके अलावा और यहाँ पे एपिसोड देखने को मिला था, सिमिलर इवेंट 4 year बैक। इसके अलावा वापस बीच में कैसा हो रहा है, उसके सिम्टम्स वगैरह नॉर्मल हो रहे हैं, वाइटल्स वगैरह सब नॉर्मल है, इमोशनली स्टेबल है, उसका जजमेंट कैसा है, पुअर है, एंड डिप्रेस्ड, ठीक है, जजमेंट कैसा है, डिक्रीज है, एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे सिम्टम्स आपको एक बात तो लेस आराम से कर रहे हैं कि कंडीशन कौन सी है, इसको मैनिया है या फिर मैनिक फेज चल रहा है। और ये जो कंडीशन है देखो 4 year बैक है और अभी करंटली आपको देखने को मिली है, मतलब कुछ गैप से आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो करेक्ट आंसर अपने आप जो रहेगा वो रहेगा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर तो है, बट फेज कौन सी चल रही है, मैनिक फेज। ठीक है, तो मैनिक फेज लोअर में, फिर हमें साइक्लोथाइमिया हो रहा है, फिर वापस से यहीं से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ से पेशेंट नीचे आ रहा है तो ये कौन सी फेज हो जाती है, डिप्रेसिव फेज। तो अभी कौन सी फेज चल रही है इस पेशेंट में, ऑप्शन नंबर बी, बाइपोलर डिसऑर्डर तो है, बट फेज फेज भी अगर हम पता कर सकते हैं आराम से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। नेक्स्ट देखिए स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया में सिम्टम्स आते हैं जिसमें लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, ब्लंटिंग अफेक्ट होता है, सोशल विड्रॉल देखने को मिलता है, साइकोटिक एपिसोड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। डिप्रेशन के अंदर आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सीवियर डिप्रेशन, हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ग्रैंडियोसिटी, वहाँ पे क्या मिलेगा, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, सिकनेसनेस, ठीक है, अपैथी वगैरह, ऐसे सिम्टम्स, मतलब बॉडी से कुछ नेगेटिव हो गया, मतलब बॉडी से कुछ चला गया, और बॉडी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड होना, वो होता है मेनिया, मतलब ओवर ओवर एक्साइटेड होना, मतलब नॉर्मल पर्सन नॉर्मली एक्साइट, बट ओवर होना कुछ भी, वो होता है, सारे सिम्टम्स होते हैं मेनिया के। और बॉडी के अंदर कुछ भी कमी होना, सारे सिम्टम्स इसके डिप्रेशन के। बस समझने के लिए है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इरिटोमेनिक टाइप। तो डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी यहाँ पे जो है हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पर्सन के अंदर देखो एक तो एपिसोड्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, और एपिसोड्स भी जो है कुछ यहाँ पे टाइम ले लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, इट इज ए एग्जांपल ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मैनिक फेज अभी करंटली इस पेशेंट में चल रहा है। क्योंकि मैनिक मैनिक फेज होता है जब क्या होता है, जजमेंट कैसा होता है, डिक्रीज होता है, और साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी होती है, इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब ठीक है, अब आपको पूछा गया है बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1 होता है, टाइप 2 होती है, इसमें जो टाइप 2 है वो किस नेचर की होती है, उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है, रिपीटेड एपिसोड ऑफ मेनिया, रिपीटेड एपिसोड ऑफ मेनिया प्लस डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया,
रिपीटेड एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन या फिर रिपीटेड एपिसोड ऑफ मेनिया प्लस हाइपोमेनिया? क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 में किस प्रकार के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं? तो क्या आंसर अपना यहाँ पे रह सकता है? तो देखिए, टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। देखिए, सबसे पहला टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट के अंदर जनरली हम क्या समझेंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? मेनिया। देखिए, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो टाइप फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलता है? मेनिया देखने को मिलता है। तो क्या क्या समझ सकते हैं हम? एक तो रिपीटेड एपिसोड आपको देखने को मिलता है। किसका रिपीटेड एपिसोड? मेनिया का। ठीक है, इसके अलावा रिपीटेड एपिसोड किसका? हाइपोमेनिया का। इसके अलावा रिपीटेड एपिसोड किसका? मेनिया प्लस हाइपोमेनिया। ओके, एंड नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? रिपीटेड एपिसोड देखने को मिलता है किसका? एक मेनिया का प्लस डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? टाइप फर्स्ट के। ओके, यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। टाइप 1 हमेशा मेनिया से रिलेटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 के अंदर मेजोरिटी किसकी देखने को मिलती है? डिप्रेशन की। अब टाइप 2 के अंदर क्या देखने को मिलता है? रिपीटेड एपिसोड ऑफ डिप्रेशन प्लस हाइपोमेनिया। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, या फिर रिपीटेड एपिसोड ऑफ ओनली डिप्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जनरली आपको देखने को यही चीज आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपको टाइप 3 का पूछ ले, तो यहां पर क्या होता है? इट इज ड्यू टू एंटी डिप्रेसेंट लाइक SSRI इंड्यूस्ड एपिसोड्स। वो सारे किस में आते हैं? टाइप 3 में। या फिर सिंपल तरीके से समझे तो ड्रग इंड्यूस्ड एपिसोड्स किस में देखने को मिलते हैं? टाइप 3 में। तो ऑल आर द बाइपोलर डिसऑर्डर। टाइप 1 मेनली फोकस रहती है मेनिया पे, टाइप 2 मेनली फोकस रहती है डिप्रेशन पे, एंड टाइप 3 मेनली फोकस रहती है ड्रग इंड्यूस्ड एपिसोड्स पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि टाइप 2 में क्या देखने को मिल रहा है? हाइपोमेनिया तो आपको देखने को मिल रहा है, बट नेवर इंड्यूस्ड मैनिक एपिसोड। तो यहाँ पे जो है, मैनिक एपिसोड आपको कभी नहीं देखने को मिलते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 में देखो डिप्रेशन है, बट टाइप 2 में मैनिक एपिसोड आपको कभी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने एमसीक्यू पे। बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया है, हाइपोमेनिया देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, बट मेनिया किसी में नहीं आएगा। तो मेनिया इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है? ईजीएस तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर को हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाहर आपका बाइपोलर डिसऑर्डर से एमसीक्यू नहीं बनेगा। अगर डिजीज के सिम्टम्स से आपको कुछ पूछा एटलीस्ट, तब तो आपका नहीं बनेगा। जो मैंने पढ़ा है इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। आराम से आप अपना जो आंसर है वो यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। 26-year-old female
came to psychiatric OPD with complaints of very low mood for last 7 to 8 days and not able to enjoy previously pleasurable activities. What is these symptom known as? एक देखिए कंडीशन क्या है. 26-year-old फीमेल है जो साइकेट्रिक ओपीडी में आपको देखने को मिली है. उसमें ये कंप्लेंट हो रहा है, वेरी लो मूड आपको देखने को मिल रहा है, 7 to 8 मंथ से ये कंटिन्यू चल रहा है और वो प्रीवियसली जो प्लेजरेबल एक्टिविटी है उनमें उसको अभी जो है प्लेजर नहीं फील हो रहा है. तो ये जो सिम्टम्स हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? एपैथी, एमोटिवेशन, एवोल्यूशन या फिर एनहेडोनिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एमसीक्यू, या फिर इसके लिए कौन सी टर्म यूज में ली जाती है? तो देखिए, एक पर्सन है जो प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज में अभी प्लेजर नहीं आ रहा है उसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं एनहेडोनिया. ऑप्शन नंबर डी अपना जो यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट देखिए एपैथी. एपैथी का क्या मतलब हो गया? एपैथी का मतलब हो गया लैक ऑफ मोटिवेशन. तो हम कह सकते हैं एपैथी और मोटिवेशन क्वाइट सिमिलर चीज है. ठीक है, तो एपैथी में तो क्या होती है, रिड्यूस होती है ड्राइव ऑफ मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन के अंदर भी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अब्सेंस और लैक ऑफ फीलिंग्स, इमोशन एंड मोटिवेशन. तो मतलब दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा इनमें कुछ डिफरेंस है नहीं. नेक्स्ट देखिए एवोल्यूशन. ये थोड़ा ठीक है. एवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन जिसमें, तो सिंपल तरीके से एवोल्यूशन को अगर हम समझें तो इसको समझ सकते हैं डिक्रीज या फिर लैक ऑफ इनिशिएटिव. मतलब कुछ एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं लेना, मतलब सिंपल तरीके से ये भी मोटिवेशन जैसा ही है. ठीक है, तो सिंपली अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट एमसीक्यू. A nurse is reviewing the care plan for a client newly diagnosed with anorexia nervosa who is receiving inpatient treatment. According to the client's need, which outcome should the nurse establish as the most urgent? तो क्लाइंट के जो भी आउटकम है तो उसे यहाँ पे नर्स जो है किसे प्रायोरिटी के ऊपर रखेगी? अचीव्स मिनिमम नॉर्मल वेट, कि उसके अंदर जो है मिनिमम नॉर्मल वेट यहाँ पे हम अचीव कर सके. रिज्यूम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को वापस नॉर्मलाइज कर सके. कंज्यूम एडिक्वेट कैलोरीज फॉर वेट, हाइट एंड मेटाबॉलिक नीड्स. परस्यूज बॉडी वेट एंड शेप एज नॉर्मल एज एक्सेप्टेबल. तो क्या आंसर रहेगा, किसे जो हम यहाँ पे बेस्ट तरीके से और मोस्ट अर्जेंट तरीके से कौन से आउटकम को हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहेंगे? तो क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए सिंपल एमसीक्यू है. करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूम एडिक्वेट कैलोरीज. ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर यहाँ पे पर्सन जो है एडिक्वेट कैलोरीज यहाँ पे नहीं इनटेक कर पाता है, जिससे उसके अंदर फिजिकल और यहाँ पे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप होते हैं. ओके, तो हमें क्या करना है, कंज्यूम करवाना है उसको एडिक्वेट कैलोरी, ताकि अकॉर्डिंग टू एज उसकी और हाइट और मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग उसको एडिक्वेट कैलोरीज उसको प्रोवाइड करनी है. अगर हम एडिक्वेट कैलोरी देंगे तो उसके अंदर जो है इससे रिलेटेड होने वाले सिम्टम्स जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा के जो सिम्टम्स है वो ओवरऑल अपने आप में कम हो जाएंगे. ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है एडिक्वेट कैलोरी इनटेक को यहाँ पे रिक्वायरमेंट करना या फिर रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी है. तो यही यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट नर्स को जो है इसी आउटकम को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की नीड है. नेक्स्ट एमसीक्यू.
टाइमलाइन फॉर पोस्टपार्टम डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 पोस्टपार्टम डिसऑर्डर का जो है टाइमलाइन कितना होता है? 6 मंथ, 4 वीक, 4 मंथ या फिर 6 वीक? पोस्टपार्टम डिसऑर्डर का टाइमलाइन कितना है? क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू DSM-5 पोस्टपार्टम का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? 4 वीक्स। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग 4 वीक्स है। अगर यही आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू ICD कितना होता है? 6 वीक होता है। और क्लिनिकली अगर हम देखें तो 6 मंथ तक जो है इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट MCQ। ए क्लाइंट इज टू बी स्टार्टेड ऑन सिटालोप्राम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। एक क्लाइंट को यहाँ पे क्या स्टार्ट किया जा रहा है? सिटालोप्राम। किसके लिए? डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। विच इन्फॉर्मेशन शुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू इंक्लूड व्हेन प्लानिंग टीचिंग फॉर द पेशेंट? अब यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नर्स क्या करेगी? टीचिंग के लिए जो यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है क्लाइंट को टीचिंग करवाने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करेगी रिगार्डिंग सिटालोप्राम या फिर डिप्रेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सिटालोप्राम। एक्टिविटी लेवल शुड बी इंक्रीज टू इंक्लूड ए डेली एक्सरसाइज रूटीन। एक्टिविटी लेवल्स जो है वो इंक्रीज होंगे ताकि अब हम क्या कर सकते हैं? डेली एक्सरसाइज रूटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। इफ सेक्सुअल साइड इफेक्ट बिकम अनबियरेबल कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अवॉइड प्रोसेस्ड मीट, रेड वाइन, स्विस चीज। मॉनिटर ब्लड शुगर रेगुलरली एंड रिपोर्ट एनी सिग्निफिकेंस चेंजेस। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? तो सिटालोप्राम की वजह से क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? किसके रिगार्डिंग हमें जो है क्लाइंट को एडुकेट करना है? और क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए, सबसे पहला MCQ, सिटालोप्राम क्या ड्रग है? कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? तो ध्यान रखना SSRI। नेक्स्ट, सिटालोप्राम किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है? तो डिप्रेशन के लिए। दो MCQ यहीं से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अगर किसी क्लाइंट को सिटालोप्राम स्टार्ट की जा रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हमें क्या करना है? बताना है। देखिए, राइट आंसर अपना यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इफ सेक्सुअल साइड इफेक्ट बिकम अनबियरेबल कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो सिटालोप्राम जब हम लेते हैं, सिटालोप्राम की वजह से क्या होते हैं? सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं। मतलब क्या हो गया? डिक्रीज देखने को मिलती है उसमें। क्या? लिबिडो। ठीक है, लिबिडो उसमें क्या मिलती है? डिक्रीज देखने को मिलती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है क्लाइंट में। ओके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। डिलेड देखने को मिलता है उसके अंदर ऑर्गेज्म। ठीक है, तो इस सब की वजह से क्लाइंट जो है परेशान हो सकता है और फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, डिस्ट्रेसिंग है उस क्लाइंट के लिए। तो इन सब को ये क्या कर सकता है? अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है डिस्कस कर सकता है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा? डोज को वगैरह को, इसकी जो जो डोज चल रही है उसको एडजस्ट करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। अवॉइड प्रोसेस मीट, रेड वाइन एंड स्विस चीज। तो ये किसके लिए करना है? ये हमें करना है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए करते हैं? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के लिए। ठीक है, ना कि सिटालोप्राम के लिए। क्यों? सिटालोप्राम तो क्या है? SSRI है। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी।
थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होने वाला है आज के जैसे ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डे बाय डे अपने जो लेवल को अप करने की। ठीक है, आपके जो बेंचमार्क है उसके ऊपर सेट होने की कि क्या है आरएनसीसी। ठीक है, तो डे बाय डे हम जो है इम्प्रूव करते रहेंगे, आपको भी जो है इम्प्रूव करवाते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप सबको प्रिपेयर होना है। अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह सब इन सब यहाँ पे अवेलेबल है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे आपको जो अपने सपोर्टिव नंबर्स वगैरह जो आपको दे रहे होंगे उसके ऊपर आप कॉल और मैसेज करके इन टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आपके लाइव क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग या फिर लाइव बैच के रिगार्डिंग, ठीक है, इन सब के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।